अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? अच्छा, ये टेस्ट नंबर फर्स्ट है, वीक 4 है और सीरीज 1 है। फिजिक्स में चैप्टर नंबर 4 है अकॉर्डिंग टू पीएमसी सिलेबस, और वे उस चैप्टर में पूरी वीक एमसीक्यूज होंगे। और एट द एंड ऑफ द वीक हम लोग जो है एक ग्रैंड टेस्ट लेंगे, जिसमें जितने एमसीक्यूज, जितने टॉपिक में से एमसीक्यूज आप लोगों ने किए हैं, सो कंप्लीट टेस्ट में फिर एमसीक्यूज होंगे, कंप्लीट चैप्टर में एमसीक्यूज होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं एमसीक्यूज के डिस्कशन की तरफ। पहला एमसीक्यूज जो है वो है कि द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एन है, और वेवलेंथ जो है वो लेमडा है, और वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन जो है वी है ऑफ वेव, किसी वेव की। सो इनके दरमियान रिलेशन कौन सा होता है? स्टूडेंट याद रखना कि हमारे साथ एक फेमस इक्वेशन है, v इज इक्वल टू एन लेमडा। एन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्रीक्वेंसी को। तो कहीं पर ये इस तरह लिखा होता है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। तो कहीं पर ये इस तरह लिखा होता है, म्यू लेमडा। सो फ्रीक्वेंसी के लिए मुख्तलिफ टर्म यूज होते हैं, नोटेशन यूज होते हैं। सो अभी जो है एन यूज हुआ है, तो हमने एन लिखा है। सो एन में से जो करेक्ट ऑप्शन है उसको हम लिखेंगे। सो एन हमारे साथ बराबर है वी बाई लेमडा। किस चीज के बराबर है? वी बाई लेमडा। सो जिसने भी इस ऑप्शन को देखा है कहीं पर, तो उसने सेलेक्ट किया है, वो ठीक है। सो हमारे साथ ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। सही है स्टूडेंट, ये इक्वेशन है, इसके थ्रू आपको गिवन आंसर में देख ले इनमें से कौन सा आप लोगों के साथ करेक्ट आ रहा है। सो ये हमारे साथ सी है। सो एक एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड बाय वेव्स, या विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रांसपोर्ट बाय वेव्स। वेव्स जो है वो क्या चीज ट्रांसफर नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह। देखिए, वेव्स जो होते हैं वो कोई और चीज नहीं होती है, डिस्टर्बेंस होता है किसी मीडियम में, और ये जो है एक जगह से दूसरी जगह तक एनर्जी अपने साथ लेके ट्रांसफर कर रही है। आप लोगों ने पढ़ा होगा आप लोगों के बुक में। तो एनर्जी तो ट्रांसफर कर रही है, ये तो सही है, एक तो ये हो गया। दूसरा जो है, ये मोमेंटम भी ट्रांसफर कर रही है, या मोमेंटम पी। सो दो चीजें तो हो गए, ये तो फाइन, ये दोनों हो गए, ये दोनों जो है ये ट्रांसफर कर रहे हैं। लेकिन चार्जेस जो है वो ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। सो अगर एमसीक्यूज में इस तरह कभी भी किसी जगह पे आप लोगों से पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रांसपोर्टेड बाय वेव्स, अगर ट्रांसपोर्टेड बाय वेव्स कहा, तो फिर एनर्जी और मोमेंटम दोनों ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन चार्जेस जो है वो ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। बात समझ आ रही है? पूछ रहे हैं, कभी कुछ भी पूछ लेते हैं आपसे, तो आप लोगों ने चीजों को मेमोराइज करना है कि चार्जेस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड बाय वेव्स। Which of the following waves cannot pass through gases? अच्छा स्टूडेंट, ट्रांसवर्स वेव्स जो होते हैं ये इस तरह होते हैं ना, आप लोगों ने सुना होगा, जिसमें इसमें क्रेस्ट और ट्रफ होते हैं। लेकिन लंगिट्यूडनल वेव्स जो होते हैं उसमें कंप्रेशन होता है, और फिर रेरिफेक्शन होता है, फिर कंप्रेशन होता है, फिर रेरिफेक्शन होता है। इस तरह होता है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा। चलो स्टूडेंट, सो कंप्रेशन, रेरिफेक्शन या कुछ रेयरफेक्शन कहते हैं। सो इसमें ये होता है। सो ये वेव्स जो है ये गैसेस में पॉसिबल है। सही है, आप लोगों ने ट्यूरिंग फोर्क एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, वगैरह वगैरह जो एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं लंगिट्यूडनल वेव्स पे, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। लेकिन ट्रांसवर्स वेव्स जो है ये हमेशा और हमेशा किसी लिक्विड या सॉलिड में होंगे, ये गैसेस में पॉसिबल नहीं है, गैसेस में पॉसिबल नहीं है। सो हमारे साथ ट्रांसवर्स वेव्स जो है कैन नॉट पास थ्रू गैसेस, ये गैसेस पे पास नहीं हो सकते, ये सिर्फ लिक्विड और सॉलिड पर पास होंगे। Which of the following is the correct order of speed of sound and different medium? देख ले स्टूडेंट कि जिस मीडियम की इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा होगी
उसमें स्पीड ऑफ साउंड ग्रेटर होगा। इलेक्ट्रिसिटी जानते हो, इलेक्ट्रिसिटी जानते होंगे। चलो स्टूडेंट, ओके। तो जिसमें इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा होंगी वो उसमें स्पीड ऑफ साउंड ग्रेटर होगा। आप लोगों ने पढ़ा है कि एयर में जो है वो कितना है, 330 इस तरह कुछ पढ़ा होगा, मीटर पर सेकेंड, इस तरह कुछ पढ़ा होगा अगर आप लोगों को याद हो, 330 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये इसमें है हमारे साथ एयर में है। अब लिक्विड में कोई चीज मीडियम ले ले तो उसमें ये ग्रेटर होगा, फिर अगर सॉलिड ले तो उसमें और भी ग्रेटर होगा। वजह क्या है? जिसकी इलेक्ट्रिसिटी जितनी ग्रेटर होगी उसमें स्पीड ऑफ साउंड ग्रेटर होगा। अब सॉलिड की इलेक्ट्रिसिटी हमारे साथ क्या होती है, ग्रेटर। किससे? लिक्विड से। और लिक्विड की ग्रेटर होती है किससे? गैस से। सो जिसकी हमारे साथ इलेक्ट्रिसिटी ग्रेटर होगी उसमें स्पीड ऑफ साउंड ग्रेटर। तो स्पीड ऑफ साउंड का ऑर्डर अगर हम लिख ले, स्पीड ऑफ साउंड का ऑर्डर हम लिख ले तो ये होगा कि सॉलिड में हमारे साथ ग्रेटर होगा, फिर इसके बाद लिक्विड में होगा, फिर इसके बाद गैस में होगा। स्टूडेंट ये एमसीक्यूज आपसे इस तरह भी पूछ सकते हैं, आपको 3 डिफरेंट मीडियम दिए गए होंगे, एक होगा गैस, दूसरा लिक्विड होगा, तीसरा सॉलिड होगा। तो आपसे कहेगा कि इनमें से कौन से में स्पीड ऑफ साउंड ग्रेटर होगा, तो आपने ये नहीं देखना है कि मॉलिक्यूल है, बला इस तरह चीजों पे नहीं जाना है। सिंपल इसमें जाना है कि आप लोगों के पास सॉलिड कौन है, एक चीज। दूसरी चीज के हमारे साथ स्पीड ऑफ साउंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मीडियम पर डिपेंड कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड कर रहा है। वो आगे हम करेंगे कि वो किस तरह कर रहा है। लेकिन अगर कंपटीशन इसमें है कि लिक्विड सॉलिड गैस, तो फिर सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है। क्या होता है? सबसे ज्यादा। अगर सारे गैसेस दे दी गई हैं और आपसे कह रहे हैं कि इनमें से कौन से में हमारे से स्पीड ऑफ साउंड ग्रेटर होता, तो जिसका मास कम होता है उसमें ग्रेटर होता है। ये आगे हम करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अगर इस तरह कह दिया कि 3 मीडियम दिए गए हैं, एक सॉलिड, लिक्विड है और एक गैस है, तो जिसकी इलेक्ट्रिसिटी ग्रेटर होगी तो सॉलिड की ग्रेटर होती है, सॉलिड में क्विकली चलेगा, फिर लिक्विड, फिर गैस में। समझ आ गई? चलो नेक्स्ट एमसीक्यूज पे जाते हैं। तो इस एमसीक्यूज में करेक्ट ऑप्शन जो है, अब देख ले कि सॉलिड में सबसे ज्यादा, फिर लिक्विड, फिर गैस, तो सी ऑप्शन करेक्ट है हमारे साथ। वजह क्या है? क्योंकि सॉलिड की इलेक्ट्रिसिटी ग्रेटर है। At 27 डिग्री सेंटीग्रेड the speed of the sound wave is x। अच्छा, कह रहे हैं कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो x है, तो बताइए स्पीड ऑफ साउंड एंड 300 केल्विन वुड बी, 300 केल्विन पे कितना होगी? ये 300 केल्विन है और v जो है वो मालूम। स्टूडेंट 27 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये बराबर है 300 केल्विन। अगर आप लोगों को पता है कि हमारे साथ केल्विन जो है ये बराबर होता है सेंटीग्रेड प्लस 273, तो अब इसको आप ऐड कर ले 27 प्लस 273, तो हमारे साथ हो जाएगा 300 केल्विन। सो इसका मतलब है कि टेम्परेचर वही है, जस्ट केल्विन में ले लिया गया है, सो स्पीड ऑफ साउंड वही होगा। बात की समझ आ रही है स्टूडेंट? इसके अलावा अगर आप लोगों को एक उसका फार्मूला भी है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्पीड ऑफ साउंड इतने इस टेम्परेचर पे इतना है और इसके बाद अगर कोई टेम्परेचर दिया गया हो तो उस पर कितना होगा। उसके लिए आप लोगों के साथ एक रिलेशन है कि V नॉट इज इक्वल टू V माइनस या प्लस 0.61 T नॉट सेंटीग्रेड, फिर वो सेंटीग्रेड में दिया होगा, तो ये फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। V जो है वो पहले किसी टेम्परेचर पे क्या है, स्पीड है, क्या है, ये इस तरह नहीं है स्टूडेंट, ये फार्मूला कुछ इस तरह से है
ये जो वी नॉट है ये यहाँ नहीं है, ये वी नॉट यहाँ पर है। जो एक टेम्परेचर पे आपको स्पीड दिया गया होगा, लेट सपोज 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपसे कहें कि हमारे साथ वी नॉट है वो लेट सपोज 300 मीटर पर सेकेंड है, फिर आपसे कहते हैं कि बताओ 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा, तो इसी फार्मूले पे पुट कर ले टी नॉट या जिसे टी डिग्री सेंटीग्रेड की जगह मल्टीप्लाई कर ले इसी तरह कि v इज इक्वल टू 300 प्लस 0.61 क्रॉस 50, तो 50 पे कितना होगा, मतलब जो इंक्रीज टेम्परेचर दिया गया है डबल किया है ना, 25 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज हो गया है, तो यहाँ आपने 25 लिखना है, 150 नहीं लिखना है, 25 लिखना है। इनिशियल 25 पे था ना, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज किया है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करें, फाइनल आंसर आप लोगों के पास आ जाएगा। मेरे अंदाजे के मुताबिक ये कुछ v जो है हमारे साथ 315 और कुछ इस तरह बन जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो ये फॉर्मूला आप लोगों ने यूज करना है, सही है स्टूडेंट। अब अगर टेम्परेचर सेम है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो वही होगी, एक तो सेंटीग्रेड में दे दिया गया है, फिर केल्विन में दे दिया गया है वही टेम्परेचर, सो इसमें चेंजेस पॉसिबल नहीं है, वही स्पीड ऑफ साउंड। फिर आपसे पूछते हैं कि टू वेव्स है, रिजल्टेंट सेम देता है, द एंगल बिटवीन देम विल बी। देखिए अगर दो वेव्स है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, तो उसका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो कितने के बराबर होगा, वो उसी के बराबर है जो कोई एक वेव जो है, कोई एक वेव है उस एक वेव के बराबर होगा। दोनों का देख रहे हैं, कह रहे हैं कि टू वेव्स है जिनका एम्पलीट्यूड क्या है, सेम है, टू वेव्स हैं उनका एम्पलीट्यूड सेम है, और आपसे कह रहे हैं कि उनके दरमियान जो वेव्स है वो कितनी होगी। अगर एम्पलीट्यूड सेम है, रिजल्टेंट भी दे रहे हैं, उसका एम्पलीट्यूड भी सेम है, किसके साथ, जो है इसमें से एक की। दोबारा सुन लें, लेट सपोज हमारे साथ एक वेव है, एक वेव है ए, उसका एम्पलीट्यूड है, कोई भी एम्पलीट्यूड है उसके, लेट सपोज एक्स है, बी वेव है उसका भी एक्स है, लेकिन रिजल्टेंट जब आ रहा है उसका भी एक्स है, तो कहते हैं कि थीटा कितना होगा। स्टूडेंट ये आप लोगों ने याद करना है कि आप लोगों के साथ मैं लिख भी सकता हूं अभी, लेकिन आप लोगों ने इस तरह के जो एमसीक्यूज है ये आप लोगों ने इसको रटलाइज करने हैं। वेक्टर से भी इस तरह पूछते हैं कि कौन से एंगल पे नेगेटिव होगा, ए माइनस बी जो चीजें लिखते हैं, ए प्लस बी कब होगा, ये इस तरह चीजें आप लोगों ने नोट किए होंगे। लेकिन हेर पैर भी मैं बताता हूं कि 120 डिग्री एंगल जो है उस पर ये चीजें पॉसिबल है। किस पर, 120 डिग्री एंगल पे। अब 120 डिग्री तो इसमें लिखा नहीं है, तो पाई जो है हमारे साथ बराबर है 180 डिग्री। 2 पाई देख ले, 2 पाई कितने के बराबर है, 360 डिग्री, सो ये ऑप्शन तो नहीं हो गया। 3 पाई बाई 2 देखे, अब 3 क्रॉस 180 बाई 2 कर ले तो ये बराबर है 120 डिग्री। अब आप लोगों को समझ आ रही है, तो इस वजह से मैं कह रहा हूं कि ये जो है हमारे साथ ये तो 3 इसके बराबर नहीं है, सॉरी ये इसके बराबर नहीं है, ये तो 270 के बराबर है, 270 डिग्री के बराबर है। इसके बाद देख ले, यहाँ मैं इसको मैं मिटा देता हूँ पूरे को। ओके, तीसरा है कि 2 पाई बाई 3, ये बराबर है 2 क्रॉस 180, 2 क्रॉस 180 डिवाइडेड बाई 3, ये बराबर है 60 क्रॉस 2, तो ये बराबर है 120 डिग्री, क्योंकि 3 1 क्रॉस ये 60 हो जाएंगे, तो 60 क्रॉस 2 कर ले 120 डिग्री आ जाएगा। स्टूडेंट समझ आ रही है आप लोगों को? लेकिन अगर आप लोग को अभी भी समझ नहीं आ रही है तो एक फार्मूला भी है हमारे साथ, उसके थ्रू भी हम कर सकते हैं। देखिए एक्स आर मीन्स रिजल्टेंट के जो एम्पलीट्यूड है वो आपको दिखा रहा है, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस 2x1 x2 cos थीटा,
होल स्क्वायर रूट। इस फॉर्मूले के थ्रू आप कर सकते हैं। इसमें वैल्यू पुट कर ले, cos 120 पुट कर ले, आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। सो आप लोग जो है इसके बाद ये कर ले तो आप लोगों के साथ ये इस तरह होगा कि एक स्क्वायर के कुछ एक्स ऐसा होगा जो स्क्वायर के बराबर होगा, तो ये हमारे साथ बराबर हो जाएंगे। एक्स आर जो है ये हमारे साथ एक्स के बराबर। बाय द वे इसमें 120 डिग्री एंगल पुट कर ले, इस फॉर्मूले में कैलकुलेट कर ले, टाइम शॉर्ट है, मैंने जल्दी जल्दी फार्मूला भी लिख लिया, सारी चीजें भी बता दी, वोलेटाइज वाली चीज भी बता दी कि कौन से एंगल पे 120 पे हमारे साथ जो दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड अगर सेम हो तो रिजल्टेंट का सेम हो तो एंगल जो होगा दोनों के दरमियान कितना होगा, 120 डिग्री। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए रॉड इज 200 हर्ट्ज। एक रॉड है, उसकी फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज है। If the velocity of sound in air is 340 मीटर पर सेकंड, तो पैर कह रहे हैं कि वेलोसिटी जो है वो 340 मीटर पर सेकंड है। वेवलेंथ ऑफ द साउंड जो है जो प्रोड्यूस हो रही है वो कितनी है, तो इसके लिए वही सिंपल सा फॉर्मूला है कि v इज इक्वल टू एफ लेमडा भी लिख सकते हैं, एन लेमडा भी लिख सकते हैं। वेवलेंथ मालूम करना चाह रहे हैं तो v बाई एफ कर ले। अच्छा, लेमडा v कितना है, 340 मीटर पर सेकेंड, और हमारे साथ ये 200 हर्ट्ज है, तो ये सेपर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। फाइनल हमारे पास जो आंसर, इसको आप कर ले और फाइनल जो आपके साथ आंसर आ जाएगा वो 1.7 मीटर होगा। क्या होगा, 1.7 मीटर। अब ये लेमडा में इस तरह अगर आप लोग करना चाहते हैं पूरी तरह दोबारा, चलो मैं कैलकुलेशन इसको मैं डायरेक्ट नहीं लिखता हूँ, चलो ये बराबर हो जाता है 34 डिवाइड बाई 20, इसको 2 पे डिवाइड कर ले तो ये 17 हो जाएगा, और ये 10, 17 बाई 10, तो ये बराबर हो जाएगा 1.7 मीटर, सेंटीमीटर नहीं मीटर, क्योंकि दोनों वैल्यू हमारे साथ पहले मीटर पर सेकंड में है और हर्ट्ज जो है 1 ओवर सेकंड होता है, सेकंड सेकंड कैंसिल हो जाता है। चलो नेक्स्ट MCQs, if the velocity of a sound in gas is 360 meter, the distance between the compression and the nearest rarefaction is 1 meter, then the velocity of sound is, आपसे कह रहे हैं ये साउंड है, ये कंप्रेशन है और ये रिफ्रैक्शन है, फिर कंप्रेशन है, देख ले, फिर रिफ्रैक्शन है। स्टूडेंट देख ले, यहां से लेके यहां तक पूरा तो हमारे साथ लेमडा होता है। यहां से इसको मैं दोबारा लिखता हूं, यहां से लेके यहां तक ये लेमडे के बराबर है। अगर आपसे कहते हैं कि यहां से यहां तक कितना होगा तो लेमडा बाई 2 होगा। ये लेमडा बाई 2 जो है आपसे कह रहे हैं कि 1 मीटर के बराबर है, सो लेमडा कितने के बराबर होगा, 2 मीटर के बराबर। लेमडा आपने इससे यहां से निकाल लिया। अब आपसे कहते हैं कि वेलोसिटी जो है वो 360 मीटर पर सेकेंड है। फ्रीक्वेंसी मालूम कर ले, एफ मालूम कर ले, जिसको हम म्यू के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं या एन के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो आपसे कह रहे हैं कि वो मालूम कर। आसान सी चीज है, हमारे साथ फॉर्मूला है v इज इक्वल टू एफ लेमडा। सो एफ बराबर हो जाएगा v बाई लेमडा, वैल्यू पुट कर ले 360 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 2 मीटर, सो मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, 360 बाई 2 और 1 ओवर सेकेंड, सो ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे साथ आंसर आ जाएगा 180 हर्ट्ज। सो हमारे साथ जो फ्रीक्वेंसी है वो 180 हर्ट्ज के बराबर। अब हर्ट्ज किसके बराबर है, 1 ओवर सेकेंड के बराबर हर्ट्ज है, तो ये हमारे साथ फाइनल आंसर आ जाएगा। चलो स्टूडेंट नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। स्पीड ऑफ साउंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर डिपेंड्स अपॉन, जब टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो,
तो स्पीड ऑफ साउंड जो है नाइदर डिपेंड ऑन प्रेशर एंड नाइदर डिपेंड ऑन टेम्परेचर, नाइदर डिपेंड्स ऑन प्रेशर एंड डेंसिटी। स्टूडेंट, और वैसे अगर आप लोग देख लिए हर जगह बुक्स में लिखे होते हैं ये चीज के आप लोगों ने पढ़ा होगा, कई बार ये चीज पढ़ी होगी, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी है तो भी पढ़ ले कि हमारे साथ स्पीड जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के स्क्वायर रूट के। पढ़ा तो इस तरह है ना, इस तरह पढ़ा होगा। लेकिन ये जो है हमारे साथ कांस्टेंट टेम्परेचर हो तो हमारे साथ स्पीड जो है या वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है ये डेंसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, और प्रेशर पे तो वैसे भी नहीं कर रहा है। अच्छा स्टूडेंट बताइए, टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो किस तरह नहीं करेगा? क्योंकि जितने प्रेशर आप देखिए, जब टेम्परेचर कांस्टेंट है आप प्रेशर जितना बढ़ा रहे हैं उतनी डेंसिटी में इंक्रीज आ रही है, जितनी डेंसिटी में इंक्रीज आ रही है तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं, प्रेशर और टेम्परेचर डेंसिटी के इंक्रीज। तो इज रिजल्ट आप लोगों के पास वही चीज आती है। सो आप लोग याद रखना कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो है हमारे साथ स्पीड ऑफ साउंड जो है वो कभी भी गैस पर डिपेंड डेंसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, और प्रेशर पर तो वैसे भी नहीं कर रहा है। नेक्स्ट MCQ, स्पीड ऑफ साउंड वेलोसिटी इज मैक्सिमम n। अब देख ले सारे गैसेस हैं, न हाइड्रोजन भी गैस है, नाइट्रोजन भी गैस है, हेलियम गैस है, ऑक्सीजन गैस है। इसमें स्पीड ऑफ साउंड किस पर डिपेंड करेगा, मतलब किस में ज्यादा होगा? स्टूडेंट याद रख रहे कि ऐसे हालात में स्पीड ऑफ साउंड जो है, अपने साथ नोट कर लिए चीज में, इसको रेट्स के साथ लिखता हूं। स्पीड जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के स्क्वायर रूट। आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है कि सर मास के स्क्वायर रूट की किस तरह बराबर है। हमारे साथ इक्वेशन है गेमा आर टी बाई एम। ये इक्वेशन आप लोगों ने स्पीड ऑफ साउंड का कहीं पर देखा होगा। तो इसके मुताबिक बाकी टर्म तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी, क्योंकि जब आप कंपैरिजन करते हैं ना इस तरह, हेलियम नियान हेलियम ना हाइड्रोजन हेलियम नियान ना नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, तो इसमें अंडरस्टूड बात ये होती है कि टेम्परेचर आप लोगों ने कांस्टेंट रखना, क्योंकि एक वेरिएबल का जब मालूम कर रहे हो तो बाकी सारी चीजें कांस्टेंट होनी चाहिए। तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रख ले तो फिर अगर कोई आपसे पूछे कि इसमें से कौन से में ज्यादा स्पीड ऑफ साउंड होगा, जिसका मास कम हो। हाइड्रोजन का मास कितना है, लिख लिया अपने साथ, हाइड्रोजन का मास कितना है 2 ग्राम। नाइट्रोजन का कितना है 28 ग्राम। हेलियम का कितना है 4 ग्राम। और ऑक्सीजन का कितना है 32 ग्राम। सो कम किसका है, हाइड्रोजन का। सो हाइड्रोजन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आपसे पूछ सकते हैं कभी कभी एमसीक्यूज इस तरह भी पूछ सकते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड हमारे साथ हाइड्रोजन में इतना है और ऑक्सीजन में कितना होगा, सही है। तो फिर इसी फॉर्मूले को यूज करना होगा कि वी, देखिए वी हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई वी ऑक्सीजन, तो फिर m ऑक्सीजन डिवाइडेड बाई m हाइड्रोजन, दोनों को स्क्वायर रूट ले, इसमें वैल्यू पुट कर ले। एक का आपको दिया गया है तो दूसरा आपसे पूछ रहे हैं, तो फिर इसमें आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो इसको नेक्स्ट एमसीक्यूज पे जाते हैं। टू साउंड वेव्स हैविंग अ फेज डिफरेंस ऑफ 60 मीटर। फेज डिफरेंस 60 डिग्री है। फेज डिफरेंस कितना है 60। हमने पढ़ा था कि फेज डिफरेंस अगर मालूम हो और आपसे पाथ डिफरेंस का पूछ ले तो आप लोगों ने क्या कैसे कैलकुलेट करना है, किसी को पता है? एक फेमस फार्मूला है इसका कि फेज डिफरेंस, देख ले स्टूडेंट, फेज डिफरेंस हमारे साथ बराबर है 2 पाई डिवाइडेड बाई
किया, टी क्रॉस पाथ डिफरेंस। ये आप लोगों के साथ इस तरह कुछ फॉर्मूला अगर आप लोगों ने पहले पढ़ा है तो फाइन। अब ये टी जो है ये हमारे साथ लेमडा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो हम इसकी जगह इस तरह भी लिख सकते हैं, लेमडा भी लिख सकते हैं। तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे फिर हमारे साथ फाइनल। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि पाई डिग्री, पाई जो है वो 180 के बराबर है, डिग्री के बराबर है। अगर पाई 180 डिग्री के बराबर है तो एक्स पाई जो है ये 60 डिग्री के बराबर होगा। इसको कैलकुलेट कर ले तो आप लोगों के पास आ जाएगा कि पाई बाई 3 जो है ये हमारे साथ 60 डिग्री के बराबर होगा। सो इसकी जगह हम 60 डिग्री जो है हमारे साथ कितने के बराबर है, पाई बाई 3 इसके बराबर है, पाई बाई 3। चलो ये इसको मैं मिटा रहा हूं, इसके साथ हमारा कोई अब बाकी रिलेशन नहीं रहा। तो चलो स्टूडेंट अब हम जाएंगे इसकी कैलकुलेशन में। हमने मालूम करना है पाथ डिफरेंस। सो पाथ डिफरेंस, हमारे पाथ डिफरेंस को P डॉट डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये बराबर हो जाएगा लेमडा बाई 2 पाई क्रॉस फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस। वैल्यू पुट कर ले स्टूडेंट इसमें, लेमडा बाई 2 पाई, फेज डिफरेंस कितने के बराबर है, पाई बाई 3। ये क्रॉस है यहाँ पर, ये क्रॉस है, ये बराबर हो जाएगा, आगे देख, पाई डिवाइडेड बाई 6, ये लेमडा है, पाई लेमडा डिवाइडेड बाई 6 पाई। सो पाई पाई आपस में कैंसिल हो जाएगा, सो लेमडा बाई 6 जो है ये करेक्ट ऑप्शन आपके पास आ जाए। बात की समझ आ गई? चलो स्टूडेंट अगर नहीं आई तो दोबारा करवा लूंगा, जिसको समझ नहीं आई तो मुझे मैसेज कर सकते। चलो नेक्स्ट एमसीक्यूज पे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रांसवर्स वेव्स। स्टूडेंट देख ले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जितनी भी हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जितनी भी हैं, ये सारे हमारे साथ क्या है, ट्रांसवर्स वेव्स है। क्या है, ट्रांसवर्स वेव्स। अब एक्स रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, गेमा रेज, विजिबल लाइट सारे जो है हमारे साथ क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, लेकिन साउंड वेव्स हमारे साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो होते हैं जिनके इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट होता है। तो बाकी सबका इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट होता है, लेकिन साउंड वेव्स का नहीं होता। किस वेव का नहीं होता, साउंड वेव्स का। तो स्टूडेंट हम पढ़ेंगे कि साउंड वेव्स जो है हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं एक्चुअली। सही है स्टूडेंट। नेक्स्ट एमसीक्यूज पे जाएंगे। वाटर वेव्स आर, वाटर वेव्स क्या होते हैं, देखिए स्टूडेंट ये दोनों होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल भी होते हैं और ट्रांसवर्स भी होते हैं। देखिए स्टूडेंट ये एक तालाब ही कह दें, और ये इसमें हमने एक पत्थर इस तरह फेंक दिया इसमें, तो इसमें ये देखिए इस तरह वेव्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, ये एक हो जाएंगे, इस तरह जाएंगे ना वेव्स उसके दरमियान से। चलो मैं इसको थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ। ये देखिए हमारे साथ एक तालाब है, ये एक तालाब है, इसमें हमने यहाँ पत्थर फेंक दिया, तो ये इस तरह वेव्स क्रिएट हो जाएंगे। अगर आप लोगों ने पढ़ा है, जाते हैं इस तरह वेव्स, वो सेंटर से आउटवर्ड जाते हैं, इस तरह पढ़ा होगा आप लोगों ने। ये सारे वेव्स इस तरह जाते हैं बाहर की तरफ, सेंटर से बाहर, तो ये इस तरह जाते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जाते या नहीं जाते। सो ये वेव्स जो है, अच्छा थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आया था, तो ये है इस तरह जाते हैं ये वेव्स। तो ये वेव्स क्या है, ट्रांसवर्स वेव्स हैं।
इसको मैं टी से रिप्रेजेंट कर। अगर आप समंदर के मतलब सपा ऊपर के सिरे से जाके नीचे मतलब सरफेस से नीचे देखे तो वेव्स जो है ये इस तरह जाते हैं। पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन में जाते हैं जिस डायरेक्शन में वेव्स जाते हैं, फिर वापस आते हैं, जाते हैं, वापस आते हैं, टू एंड फ्रो मोशन करते हैं। पार्टिकल क्या करते हैं? टू एंड फ्रो मोशन करते हैं। सरफेस पर तो ये ट्रांसवर्स होता है, ऊपर नीचे पार्टिकल जाते हैं, पार्टिकल है ऊपर नीचे आता रहता है, और वेव्स जो है इस तरह मोशन कर रहे हैं। लेकिन हमारे साथ लंगिट्यूडनल वेव्स जो नीचे सरफेस होता है, सरफेस से नीचे अगर आप वेव्स को देख ले, वाटर वेव्स को, उसमें जो पार्टिकल्स है वाटर के, तो वो इस तरह टू एंड फ्रो मोशन करेगा, और वेव्स जो है इस तरह जाते हैं, ये वेव्स जा रहे हैं और ये पार्टिकल का मोशन होता है। सो नीचे जो है वो लंगिट्यूडनल होते हैं, सरफेस पे वो क्या होते हैं? ट्रांसवर्स होते हैं। सो इसका मतलब है कि दोनों पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है? दोनों पॉसिबल है। लंगिट्यूडनल भी पॉसिबल है और ट्रांसवर्स, दोनों कंडीशन है उसके पॉसिबल। सो वाटर वेव्स आर लंगिट्यूडनल भी होते हैं और ट्रांसवर्स भी होते हैं। ये कई बार पूछा गया है ये एमसीक्यू, स्टूडेंट आप लोगों ने चीजों को याद करना हो कि वाटर वेव्स आर ट्रांसवर्स एज वेल एज लंगिट्यूड। अगर आपसे पूछा कि वाटर वेव्स ऑन द सरफेस इज, तो फिर ट्रांसवर्स होगा। अगर पूछा गया कि वाटर वेव्स बिलो द सरफेस इज, तो फिर लंगिट्यूडनल होगा। अगर इस तरह पूछा कि वाटर वेव्स आर, तो फिर दोनों पास। नेक्स्ट एमसीक्यूज पे जाएंगे। मैकेनिकल वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ ए लिक्विड आर, सो ये दोनों है, बोथ ट्रांसवर्स भी है लंगिट्यूडनल भी है। मैकेनिकल वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, लिक्विड के सरफेस पे कौन कौन से होते हैं? अभी ये लिक्विड के सरफेस पे वाटर हमने पढ़ लिया ना तो वो क्या है? वो मैकेनिकल वेव है ना, तो वो लंगिट्यूडनल भी है और ट्रांसवर्स भी है। अभी इससे पहले हमने कर लिया। A wave is reflected from a rigid support। अच्छा, एक रिजिड सपोज होता है, उससे अगर वेव्स जो है उसको बाउंस बैक हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो फेज चेंज कितना आता है? स्टूडेंट ये आप लोगों के बुक में लिखा है कि ये हमारे साथ फेज चेंज कितना होता है, पता है? बताइए मुझे कितना आता है? पाई आता है, 180 डिग्री चेंज आता है फेज डिफरेंस। फेज चेंज या फेज डिफरेंस दोनों कितना आता है? 180 डिग्री। सो ये पाई के बराबर है। कितने के बराबर है? पाई के बराबर। फेज चेंज कितना होता है? व्हेन अ वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट, रिजिड सपोर्ट की जगह कभी कभी लिखता है फ्रॉम अ वॉल। a wave is reflected from a wall। कभी कभी एमसीक्यूज इस तरह भी पूछते हैं कि a wave is reflected from a rigid suppose the phase change is 180 degree, सही है? then the path change would be या path difference would be, तो फिर आप लोगों ने वही फॉर्मूला यूज करना है जो इससे पहले हमने आप लोगों को एक एमसीक्यूज करवाया उस पे। तो एमसीक्यूज कई तरीकों से पूछते हैं, लेकिन बेस्ट चीज यही है कि ये 180 डिग्री है। एक चीज और, कभी कभी ये भी पूछते हैं कि वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट, तो वो फ्रीक्वेंसी होती है ना, किस चीज में चेंज नहीं आता? फ्रीक्वेंसी में। कभी कभी इस तरह पूछते हैं क्या वेव इज साउंड वेव्स इज मूव्ड फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी रिमेन्स सेम, तो वो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, वो सेम होती है, उसमें चेंजेस नहीं आते। चलो नेक्स्ट एमसीक्यूज पे जाएंगे। When sound waves travels from air to water, अभी ये रेयर मीडियम है एयर और डेंसर मीडियम है वाटर, which of the following remains constant, कौन सी चीज जो है कांस्टेंट होंगी? सो फ्रीक्वेंसी है। देखिए सुनिए मैं बताता हूं। अभी ये एक हमारे साथ बर्तन है, बर्तन ही है, इसमें ये वाटर है। क्या है? ये वाटर है। क्या है? वाटर है। ऊपर से ये साउंड वेव्स हैं, ये आते हैं। साउंड वेव्स लिख ले या कोई, चलो साउंड वेव्स हम लिखते हैं, ये रिफ्लेक्शन है, ये उसका डायफ्रेक्शन कंप्रेशन है। जब ये अंदर आता है इसमें,
तो इसकी वेलोसिटी वाटर में ग्रेटर होगी। क्या होगी? ग्रेटर होगी। क्यों? पता है आप लोगों को? वाटर डेंसर मीडियम, अब वाटर की इलास्टिसिटी ग्रेटर है। अभी इससे थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था वाटर की इलास्टिसिटी ग्रेटर है कि लिक्विड में, लिक्विड की इलास्टिसिटी ग्रेटर होती है किस चीज से? गैस से। सो इसकी स्पीड ग्रेटर होगा। जब स्पीड ग्रेटर होगा तो हमने एक चीज पढ़ी थी, तो किस चीज में इंक्रीज आएगा? लेमडा में इंक्रीज आएगा। किस चीज में इंक्रीज आएगा? लेमडा में। तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। लेमडा में चेंज आ रहा है क्योंकि जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है कोई वेव, तो उसका वेवलेंथ बढ़ता है। जब वेवलेंथ बढ़ता है तो वेलोसिटी भी बढ़ती है। वेलोसिटी बट बाय द वे लेमडा के साथ नहीं, बट इलास्टिसिटी वो बेस्ट फैक्टर है। बट ये है कि वेवलेंथ बढ़ रहा है तो फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं हो रही है। जब फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आ रही है तो अल्टीमेट उसका इफेक्ट कहाँ पर होता है? वेलोसिटी के ऊपर आता है। सो वेलोसिटी बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कांस्टेंट? तो फ्रीक्वेंसी। कभी कभी इस तरह पूछते हैं कि व्हेन वेव साउंड वेव्स ट्रेवल फ्रॉम एयर टू वाटर विच ऑफ द फॉलोइंग इज चेंजिंग? ऑप्शन ए वेलोसिटी, ऑप्शन बी फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन सी वेवलेंथ, और डी में लिखा होता है बोथ ए एंड सी। सो आप लोगों ने ए एंड सी को पैर कलेक्ट क्या नाम है क्लिक करना है जब कह दे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज चेंजिंग। तो वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, वेवलेंथ भी चेंज हो रही है। नोट लिख ले अपने साथ कि व्हेन अ वेव्स मूव्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, या लेते हैं कि when a sound waves is moving from rare medium to denser medium, then its speed is increases and its wavelength is also increases, but its frequency remains constant. सेकेंड, इसके साथ नीचे और लिख ले कि when a waves is moves from denser medium to rare medium, जब denser medium से rare medium में जा रही है तो उसके स्पीड जो है वो कम हो रहा है और साथ साथ वेवलेंथ भी कम हो रहा है। सो ये अपने साथ नोट कर ले, बाकी आपकी मर्जी। वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम एन, किस में मैक्सिमम होगी? अच्छा, एयर में जो है वो तो गैस है, इसको मैं एयर क्या है हमारे साथ, ये गैस है। अभी आप लोगों के पास सारी चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। वाटर जो है ये लिक्विड है। स्टूडेंट, वैक्यूम में स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 0 है। वैक्यूम में क्या है? 0 है, तो ये तो पॉसिबल नहीं हुआ। अब स्टील जो है ये सॉलिड है, सो सबसे ज्यादा किस में होगा? सॉलिड में। स्टील में ज्यादा होगा। फिर लिक्विड में ज्यादा होगा, लिक्विड वाटर है, वाटर में ज्यादा होगा। फिर एयर है, एयर गैस है, उसमें ज्यादा। वैक्यूम में 0 है। तो कभी कभी एमसीक्यूज इस तरह भी पूछते हैं ना कि साउंड वेव्स, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स इज 0 एन, कहते हैं एयर, वाटर, वैक्यूम, स्टील। तो स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, वो सारे जाके बस स्टील पे क्लिक करते हैं। हाँ, स्टील में 0 होती है। स्टील में 0 नहीं होता, स्टील में सबसे मैक्सिमम होती है। क्या होती है? मैक्सिमम होती है। लेकिन वैक्यूम में हमारे साथ 0 के बराबर होती हैं। सो आप लोगों ने इस पे क्लिक करना है कि स्टील जो है उसमें स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम होता है। वेलोसिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। अगर ये पूछ लिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीड वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 0, तो फिर वैक्यूम होगा। सही है, 0 की बात कर ले तो वैक्यूम होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साउंड वेव्स इज एन। एक साउंड वेव है, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो एन के बराबर है। यह हमें प्रॉपरली लिख लो। फ्रीक्वेंसी किस चीज के बराबर है? फ्रीक्वेंसी को चलो मैं इस एफ के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये एन के बराबर है। फिर कहते हैं कि उस वक्त उसकी वेलोसिटी किस चीज के बराबर है? एन। फिर कहते हैं अगर मैं फ्रीक्वेंसी को 4 टाइम बढ़ा लूं, मींस 4 टाइम इंक्रीज करूं, तो वेलोसिटी क्या होगी? स्टूडेंट याद रखना कि फ्रीक्वेंसी डज नॉट अफेक्ट द वेलोसिटी ऑफ द वेव या साउंड वेव। अभी इससे थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि जब हमारे साथ रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वेलोसिटी बढ़ जाती है, वेवलेंथ बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी सेम होता है। अगर इसी तरह डेंसर से रेयर मीडियम में आती है वेव्स, तो उसकी क्या होती है? उसकी जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है, वेवलेंथ भी कम हो जाती है, बट फ्रीक्वेंसी सेम होती है। अब फ्रीक्वेंसी 1000 बार बढ़ाओ, चाहे
1000 बार डिक्रीज करो, लेकिन हमारे साथ वेलोसिटी ऑफ द वेव पे इफेक्ट नहीं करे। सो लिख ले, फ्रीक्वेंसी डज नॉट इफेक्ट, फ्रीक्वेंसी डज नॉट, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, frequency of a wave does not affect what? The frequency of a wave does not affect velocity of the wave, और साथ साथ वेवलेंथ के ऊपर भी इफेक्ट नहीं कर रहा है। सिर्फ वेलोसिटी नहीं, वेवलेंथ के ऊपर भी इफेक्ट नहीं कर रहा है। चलो, इफेक्ट नहीं कर रहा है। तो ये था एमसीक्यू। इसके बाद नेक्स्ट, द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ रिफ्लेक्टेड सरफेस फ्रॉम द सरफेस ऑफ फॉर लेसनिंग द ईगो या इको। आप लोगों ने पढ़ा होगा ये 17 मीटर है, सही है, लेकिन अभी मैं ये प्रूव भी करूंगा 17 मिनट भी है से वो है मीटर है, कहीं पर 16.5 लिखा है, तो दोनों करेक्ट है। इको के लिए स्पीड टाइम कितना होता है? अगर हमारे साथ कोई टाइम वॉइस जो है 1 आवर 10 सेकेंड में वापस आ गई, 1 आवर 10 सेकेंड में, तो वो हमें कितने टाइम लोगे? दोहरा, तीसरा, चौथा टाइम वो मुझे हमें सुनेगा, तो इसको इको कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ हमारे साथ एक बंदा है जो बोल रहा है और ये एक वाल है, ठीक है। आपसे कह रहे हैं कि ये कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए ताकि हम ये बंदा इको सुन ले, अपनी वॉइस दोबारा बार बार सुन ले। तो यहां से एक बार जाएगा वॉइस यहाँ, फिर वहां से यहाँ वापस आएगा, तो इस तरह होगा ना। तो स्टूडेंट इसके साथ ये डिस्टेंस कितने के बराबर हो गया? 2d। ये d है, ये d है, एक बार इधर जा रही है वापस भी आ रही है, तो 2d के बराबर है। तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कितने के बराबर होगा? 2d। अब हमने प्रूफ करना है वेलोसिटी कितनी है? 330 मीटर पर सेकेंड, इस तरह है, या 340 लिख ले, ये 340 लिख ले, चलो इसमें 340 लिख ले, 340 मीटर पर सेकेंड, 340 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे साथ एक फॉर्मूला है v इज इक्वल टू डी बाई टी। अब d जो है वो तो खुद भी डी 2d के बराबर है, और t तो अब हमने d मालूम करना है, ये बराबर हो जाएगा वी टी बाई 2। पुट कर ले इसमें, v कितनी है? 340, और टाइम कितना है? 1 आवर 10 डिवाइडेड बाई 2, तो ये बन जाएगा हमारे साथ 170। तो जब ये 170 बन जाएगा, इस बाकी मैं यहाँ करूंगा, यहाँ तक हो गई, तो इसके बाद ये चीजें मैं यहाँ लिख, तो d हमारे साथ बराबर हो जाएगा 170 क्रॉस 1 आवर 10, तो ये हो जाएगा 17 मीटर। ये तब जब स्पीड ऑफ साउंड आप 340 लेंगे। अगर आपने स्पीड ऑफ साउंड अपने साथ d इस तरह लिया कि वी टी बाई 2, ये हमारे साथ 330 लिया और टाइम 1 आवर 10 लिया और इसको डिवाइड किया 2 पे, तो हमारे साथ ये तो चलो 333 हो गया, तो ये बराबर हो जाएगा 33 डिवाइडेड बाई 2, तो ये बन जाएगा 16.5। तो 17 भी लेके कहीं पर लिखा है या 16.5 लिखा है, तो आप लोगों ने दोनों को सेलेक्ट करना है। 330 जो थे वो न्यूटन फॉर्मूले से आ रहा है स्पीड ऑफ साउंड, और लेप्लास फॉर्मूले से 340 आ रहा है। सो 16.5 अगर दोनों आए हैं, 17 मीटर भी आए हैं, 16.5 भी आए हैं, तो आपने पेयर 17 लिखना है। नेक्स्ट एमसीक्यूज पे जा रहे हैं। द टाइप ऑफ वेव्स दैट कैन नॉट प्रोपेगेट थ्रू सॉलिड एज, वो कौन सी वेव्स है जो सॉलिड के थ्रू प्रोपेगेट नहीं हो रहे? वो लंगिट्यूडनल वेव्स है, लाइक साउंड। लंगिट्यूडनल वेव्स जो है वो क्या नहीं हो रहे हैं? सॉलिड के ऊपर प्रोपेगेट नहीं हो रहा है।
ये सही है। दैट कैन नॉट प्रोपेगेट थ्रू सॉलिड, ये सॉलिड नहीं है, ये गैस है। इस एमसीक्यूज में ये गलत पुट हुआ है। सही है, ये सॉलिड नहीं है, ये गैस है। ये बाय द वे एमसीक्यू दो दफा मैं कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास एमसीक्यूज 20 होते हैं और देख ले यहाँ पर 22 है स्लाइड्स इसके। तो ये हमारे पास ज्यादा है, ये कुछ एमसीक्यूज दोबारा हम करवा रहे हैं 2 टाइम्स। तो ये गैस है, सो गैस में हमारे साथ ट्रांसवर्स वेव्स पॉसिबल नहीं होते, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पॉसिबल। The velocity of sound measured in hydrogen oxygen at a given temperature will be, वही एक एमसीक्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे कहते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में कांस्टेंट टेम्परेचर है तो बताए वेलोसिटी ऑफ साउंड कितनी होगी। एक फार्मूला मैंने लिखा था कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू गेमा आर टी बाई एम, ये लिखा था। तो इसी फार्मूले को हम यूज करेंगे दोनों के लिए। तो स्टूडेंट अब हम मैं यूज कर रहा हूं इसको। वी हाइड्रोजन इस तरह करेंगे, वी ऑक्सीजन इस तरह करेंगे, एम ऑक्सीजन डिवाइडेड बाई एम हाइड्रोजन स्क्वायर रूट। आगे जाए, बल्कि इसको मैं नीचे लिखता हूं। चलो स्टूडेंट इस तरह करते हैं आसानी के साथ। ऑक्सीजन का कितना मास है 32 और हाइड्रोजन का कितना है 2, ये हो जाएगा। इसको मैं यहाँ लेके आता हूं। तो इन दोनों को कर ले तो ये 16 आ जाएगा। 16/1 इसके बराबर है, मीन्स ये है कि वी एच, इसको मैं इस तरह पे लिख सकता हूँ 4/1, क्योंकि अगर इसका फोर्स का स्क्वायर ले ले तो ये कैंसिल हो जाएंगे स्क्वायर रूट के साथ। सो वी हाइड्रोजन बाई वी ऑक्सीजन जो है हमारे साथ बराबर है 4/1 या 4/1, इस तरह लिख ले पहले 4/1। सो ये बराबर है 4/1। सो जिसने ऑप्शन बी पे क्लिक किया है वो कामयाब हो गया। सो स्टूडेंट ये था आप लोगों का आज का डिस्कशन फिजिक्स का, और उम्मीद है आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं कहीं पर भी, किसी भी जगह पर भी। सो दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। अगर कहीं प्रॉब्लम है तो पूछ लिया करें। सही है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।